हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 9th जून और आज हम 9th जून की अपनी बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो कवर करेंगे। ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा बैंकिंग की खबरें नहीं मिली हैं। ठीक है, 3-4 खबरें हैं। मैं फटाफट करके वीडियो ख़त्म करूँगा बहुत जल्दी। ठीक है। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ 9th of June 2021. So World Bank approves $500 million program to support the MSMEs in India. ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है, आपको पता होगा, वर्ल्ड बैंक उसने क्या किया है, उसने $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए, इंडिया के एमएसएमईज के लिए। ठीक है। आपको पता होगा इंडिया में जो कोविड 19 आई थी, इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडिया। कोविड 19 का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में था, बट इंडिया में सेकेंड वेव में थोड़ा ज्यादा ही था, राइट। तो लगातार 2 साल इंडिया में लॉकडाउन रहा है। मतलब पिछले साल 2-4 महीने लॉकडाउन रहा, 5-6 महीने, इस साल भी 2-4 महीने लॉकडाउन रहा। तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, और स्पेशली जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं ना, एमएसएमई सेक्टर जो है वो एक तरीके से तबाह हो गया है। ठीक है। और उसको रिवाइव करना बहुत बहुत बड़ी नीड है इंडिया की, क्योंकि एमएसएमई जो इंडिया की है वो बहुत बड़े एरिया को केटर करती है, और बहुत ज्यादा लोग हैं जो उसमें वर्कफोर्स बहुत ज्यादा लोग कैरी करती है एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। तो अगर वो एमएसएमई सेक्टर रिवाइव नहीं होगी, राइट, तो इंडिया को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से बात करी और वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन लिया है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज लोन टेकन द लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर एमएसएमई सेक्टर, जो कि कोविड 19 से इम्पैक्टेड थे। इससे पहले भी एक $750 मिलियन का लोन ले चुकी है, ये दूसरा लोन है। ठीक है। अब देखिए, इसको डिटेल में मैं समझा देता हूँ ये है क्या बेसिकली। ठीक है। तो इसमें बोला गया है, द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड $500 मिलियन प्रोग्राम टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशन वाइड इनिशिएटिव टू रिवाइटलाइज द एमएसएमई सेक्टर व्हिच हैज बीन हेवीली इंपैक्टेड बाय द कोविड 19 क्राइसिस। ठीक है। तो ये वही है बेसिकली कि जो हमारे यहाँ एमएसएमई सेक्टर था, एमएसएमई सेक्टर है था नहीं, मतलब बहुत ऑब्वियसली चीजें, बहुत सारी एमएसएमई की जो वो थी वो बंद हो गई हैं, राइट, और बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं। तो बेसिकली यही बोला गया कि इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को रिवाइटलाइज करने के लिए, दोबारा से रीफोर्स करके री इंट्रोड्यूस करने के लिए, राइट, ये पूरा टारगेट, ये पूरा प्लान सेट किया जा रहा है, ताकि इंडिया में वापस से जो एमएसएमई सेक्टर हो वो वापस से फले फूले और अच्छे से काम करे, ताकि बाकी लोगों को भी वो रोजगार प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। द प्रोग्राम टारगेट्स improvements in the performance of 5,55,000 MSMEs and is expected to mobilize financing of $15.5 billion. ओके। जो प्रोग्राम है वो टारगेट कर रहा है कि लगभग 5,50,000 एमएसएमईज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। ताकि जो $15.5 बिलियन की जो वो है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू मोबिलाइज फाइनेंस फॉर $15.5 बिलियन एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट 3.4 बिलियन एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस अपोज फॉर कोविड 19 रेजिलियंस एंड रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है। वो चाहती है, सरकार क्या चाहती है, सरकार बेसिकली ये चाहती है कि इस प्रोग्राम के तहत ये टारगेट किया गया है इन द परफॉर्मेंस ऑफ 5,55,000 एमएसएमईज की जो है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, पैसे मोबिलाइज किए $15.5 बिलियन, ताकि ऐसी एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाए एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट 3.4 बिलियन। ये किसका पार्ट है, ये गवर्नमेंट की जो $3.4 बिलियन एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस का जो पार्ट है उसका एक पार्ट है। अब क्योंकि कोविड की वजह से जो एमएसएमई सेक्टर था उसको बहुत ज्यादा मार झेलनी पड़ी, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, राइट। तो द एमएसएमई सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी, ये हम सबको पता है, contributing 30% of India's GDP and 4% of export। हम सबको पता है कि इंडिया में एमएसएमई जो है ये बहुत बड़ी चीज है। इंडिया की इकोनॉमी का 30% हिस्सा एमएसएमई सेक्टर कवर करती है, और एक्सपोर्ट का 4% हिस्सा एमएसएमई से आता है। आउट ऑफ सम 58 मिलियन एमएसएमईज इन इंडिया, मोर देन 40% लैक एक्सेस टू फॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जो टोटल इंडिया में 58 मिलियन, 58 मिलियन एमएसएमईज जो इंडिया में है, उसमें से लगभग 40% ऐसे हैं जिनको कोई भी किसी भी तरीके का फॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। वो इधर उधर से पैसे उठा के महंगे रेटों पे अपना काम चलाते हैं। दिस लोन हैज अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years। ये जो लोन मिला है भारत सरकार को, इसमें जो मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years है, और मॉरेटोरियम पीरियड 5.5 years मिला है, इंक्लूडिंग दी 5 years। मतलब बेसिकली जो आपको 5.5 years में आपको पे करना पड़ेगा विद मॉरेटोरियम पीरियड। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको पता होगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक आप और मैं बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में।
फिर भी मैं चाहता हूँ आप नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वर्ल्ड बैंक की बेसिक डिटेल्स कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का भी हेड कौन है, ठीक है, कितनी कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं, सिग्नेटरी हैं वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, और वही बेसिक चीजें, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आर एस धोनकर अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर ऑफ शिवाजी राव भोसले बैंक। आपको पता होगा ये पुणे बेस्ड बैंक है, शिवाजी राव भोसले बैंक है नहीं, अब थी हो गई एक तरीके से, क्योंकि इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। तो अब इसको लिक्विडेट करने की बात है। लिक्विडेट करना इस बेसिकली ये होता है कि उस बैंक में जितने भी कस्टमर्स थे उनके पैसे वापस करना। पहली चीज, बैंक के पास जितने पैसे हैं उसको सीज कर लिया जाता है, उसमें से पहले पैसे वापस किए जाते हैं। उसके बाद जो बचता है, जो लोग बच जाते हैं जिनको पैसे देने अभी बाकी है, तो उसको डीआईसीजीसी के अंतर्गत जो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है बैंक डिपॉजिट्स पे, उसके थ्रू पैसे वापस किए जाते हैं, राइट। तो वही बोला गया है, द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड डेप्यूटी रजिस्ट्रार आर एस धोंकर एज लिक्विडेटर ऑफ पुणे बेस्ड शिवाजीराव भोसले बैंक। शिवाजीराव भोसले बैंक के लिक्विडेटर के तौर पे आर एस धोंकर को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये देखेंगे, ये डिसाइड करेंगे और ये देखेंगे, ये उन सारी चीजों को मैनेज करेंगे कि कैसे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे उनको वापस मिल जाएं। आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ शिवाजीराव भोसले कोऑपरेटिव बैंक फॉर नॉट हैविंग एडिक्वेट कैपिटल इन अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। इनका जो बेसिकली जो लाइसेंस था वो इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि उनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं था और ना ही कोई अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स आरबीआई खंगाल पाई थी, जिसकी वजह से इनकी जो कोऑपरेटिव बैंक है इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। With the cancellation of license and appointment of liquidator, the process of returning money to depositors will be started as per DICGC Act 1961, ठीक है। ये लाइसेंस का जो कैंसिलेशन हुआ है, कैंसिलेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग मनी टू डिपॉजिटर्स विल बी स्टार्टेड, ठीक है। जैसे ही अपॉइंटमेंट हुआ है डीआईसीजीसी ये लिक्विडेटर का, इसके बाद ये जो पैसे वापस होने हैं डीआईसीजीसी के अंतर्गत, लॉ के अंतर्गत ये पैसे वापस होने स्टार्ट हो जाएंगे अभी थोड़े दिनों में। डीआईसीजीसी इज लाइबल टू पे अप टू ₹5 लाख पर डिपॉजिटर। डीआईसीजीसी जो है सिर्फ 5 लाख रुपए देने के लिए बाध्य है पर डिपॉजिटर। भले एक बंदे का अगर अकाउंट 3 लाख रुपए हो तो डिपॉजिटर डीआईसीजीसी उसको 3 लाख रुपए पेमेंट कर देगी वापस। अगर किसी अकाउंट में 4.5 लाख हो तो 4.5 लाख पेमेंट कर देगी। किसी अकाउंट में 5 लाख हो तो 5 लाख रुपए वापस डीआईसीजीसी उसको दे देगी। पर अगर किसी के अकाउंट में 7 लाख रुपीज हो, 10 लाख रुपीज हो, 15 लाख हो, 20 हो, 25 हो, तो उसको उसके बदले सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये है डीआईसीजीसी का रूल, बिकॉज डीआईसीजीसी सिर्फ आपके डिपॉजिटेड अमाउंट का 5 लाख रुपए तक का ही कवरेज देती है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक प्राइवेटाइजेशन प्लान कुड फेस हर्डल्स एमिड कोविड, ठीक है। देखो बेसिकली आपको पता होगा कि नीति आयोग जो है उसने 2 बैंकों के नाम और एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम रेकमेंड कर दिया है, ठीक है। किसके लिए? डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया है, सवाल इसमें ये है बेसिकली कि फिच रेटिंग जो है उनने साफ साफ बोल दिया है कि आपको लग रहा है ये बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से हो जाएगा, बट जिस सिचुएशन में भी बैंक्स हैं और जैसे सिचुएशन मार्केट की है कोविड-19 के बाद, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट कि वो इनको बेच पाए आसानी से। ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिच रेटिंग ऑन मंडे सेड, फिच रेटिंग ने साफ साफ बोला है, द प्लान टू प्राइवेटाइज 2 स्टेट ओन्ड बैंक्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2022 could face delays amid renewed challenges for the Indian banking sector due to second wave of COVID-19। सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 की वजह से अगर आपको लग रहा है कि सेकेंड वेव की वजह से अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसा होगा नहीं, बिकॉज सेकेंड वेव की वजह से बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टेड लोग दिखेंगे नहीं इन बैंकों को खरीदने के लिए, तो सरकार को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। द गवर्नमेंट इन द बजट अनाउंस प्लान्स टू प्राइवेटाइज 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नीति आयोग हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ सेलेक्टिंग द बैंक्स एंड वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी फॉर द प्राइवेटाइजेशन। इन्हें बोला कि सरकार ने नीति आयोग को अपॉइंट किया है कि आप 2 बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी हमें सेलेक्ट करके दीजिए जिसको हमें प्राइवेटाइज करना है। बट उन्होंने बोला कि नीति आयोग को सेलेक्ट नहीं किया गया था, इन्होंने नाम और दे दिए हैं, नाम भी दे दिए हैं। अब नाम डिस्क्लोज नहीं हुए हैं क्लियरली, बट पीपल आर मेकिंग स्पेकुलेशंस कि ये बैंक हो सकती है, वो बैंक हो सकती है और ये इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, बट स्टिल the picture is not clear. Fitch said the current privatization plan is an extension of the government's broader agenda of reform the Indian banking sector and reduce the number of
स्टेट ओन्ड बैंक्स फर्दर। ओके, बेसिकली सरकार का ये प्लान है कि हमारे यहाँ जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, जो कि 2017 में 27 हुआ करते थे, उनको घटाना है, उनको एक हैवी बैंक बनाना है, कंसोलिडेट करके या प्राइवेटाइज करके बैंकों को कम करना है इंडिया में। आपको पता होगा 2017 में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जिनको हम सरकारी बैंक बोलते हैं, जो 2012 में घट के 2020 में घट के 12 हो गए हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज बजटेड रुपीज 1.75 lakh crore फ्रॉम स्टेक सेल इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग कंट्रीज लार्जेस्ट इंश्योरर LIC हैज बीन इनिशिएटेड। ओके, तो बेसिकली सरकार ये टारगेट कर रही है कि इन बैंकों को बेच के या इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करके हम लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए यहाँ से इकट्ठा करेंगे। और सरकार ने बोला है कि हमने LIC को भी लिस्ट कर दिया है, तो अब उसके शेयर भी मार्केट में इशू किए जाएंगे। राइट, तो ये हो गई आज की तीसरी खबर। और चौथी खबर क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है इंडिया बुल्स के साथ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ, टू ऑफर होम लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, ताकि वो होम लोन्स प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, ताकि वो होम लोन्स प्रोवाइड कर पाए किसको? उन लोगों को जिनको होम लोन की जरूरत है, अंडर प्रायोरिटी सेक्टर एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत और कॉम्पिटिटिव रेट्स पे। कॉम्पिटिटिव रेट्स का मतलब होता है मतलब कम से कम रेट पे वो प्रोवाइड कर पाए लोन, ताकि लोग ज्यादा लोग जो है जिनको होम लोन लेना है वो उनसे ले पाए। State owned Central Bank of India on Monday entered into a strategic co-lending partnership with India Bulls Housing Finance Limited to offer housing loans under priority sector to home buyers at competitive rates। वही मैंने बोला आपको कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने पार्टनरशिप करी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ। क्यों? ताकि वो ऑफर कर पाए लोन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर टू होम बायर्स बहुत सस्ते दरों पे, subject to the compliance with the applicable laws including the applicable guidelines issued by Reserve Bank of India। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल है और गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो करें। The collaboration of both the financial entities will result in greater disbursement of housing loans by the Central Bank of India and India Bulls। ठीक है, इसमें बोला गया है साफ साफ कि जो कोलैबोरेशन है दोनों एंटिटीज की विल रिजल्ट इन ग्रेटर डिसबर्समेंट। इससे क्या होगा? ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा लोगों को लोन मिल पाएगा, बिकॉज दो कंपनियां ज्यादा मिलकर लोन देंगी और जो फाइनेंसेस की इश्यूज थी वो भी नहीं आएंगी, बिकॉज सेंट्रल बैंक एक बैंक है, उसके पास पैसे होते हैं। ठीक है, और इंडिया बुल्स एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो बेसिकली इंडिया बुल्स के नाम पे लोन दिया जाएगा। ठीक है, बट 80% जो उसका जो रेशियो होगा अमाउंट का वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करेगी। यही बोला गया एज पर द एग्रीमेंट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस विल ओरिजिनेट एंड प्रोसेस रिटेल होम लोन, वही ओरिजिनेट करेगी और वही प्रोसेस करेगी होम लोन एज पर जॉइंटली फॉर्मुलेटेड क्रेडिट पैरामीटर्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। And the Central Bank of India will take into its book 80% of the housing loan under direct assignment transaction on mutually agreed terms। उन्होंने बोला है साफ साफ कि भले वो लोन सारा प्रोसेस जो है वो इंडिया बुल्स करेगी, उसको देख रेख इंडिया बुल्स करेगी, इंडिया बुल्स उसको स्टार्ट करेगी और उसको एंड तक पहुंचाएगी, बट जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अगर 100 रुपए का लोन देना है इन दोनों को मिलके, तो 80 रुपए सेंट्रल बैंक से आएंगे, 20 रुपए सिर्फ इंडिया बुल्स देगी। हालांकि 100 रुपए के पूरे लोन को प्रोसेस जो है वो इंडिया बुल्स के लोग ही करेंगे। राइट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज एन RBI रेगुलेटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, विद अ पैन इंडिया ब्रांच। ठीक है, इंडिया बुल्स जो है एक RBI रेगुलेटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसके पूरे इंडिया में ब्रांच है। ठीक है, एंड हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। ठीक है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है इस मामले में अच्छा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आज की चारों खबरें थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको एक अच्छी न्यूज, अच्छी बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस लगातार मिलती रहे। आज देखिए मैंने वीडियो आपको 14 मिनट में खत्म कर दी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, मैंने कल एक रात में एक नई वीडियो भी अपलोड करी थी, जाके प्लीज उसको भी देखिए। किम जोंग उन के बारे में जो वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आई होप आपको वो भी पसंद आएगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जाके उस वीडियो को भी लाइक कीजिए, उसको भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसी वीडियोस मैं और लाता रहूंगा। हाँ, पर वो जो इंटरेस्टिंग वाले वीडियोस हैं वो मैं वीक में एक ही लाया करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लाऊंगा, मुझे पता है। और ये बैंकिंग की आपकी रेगुलरली क्लास चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो बाय बाय।